नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई आज स्थगित हो गई। कल सुबह 11 बजे से फिर चर्चा शुरू होगी, लेकिन आज आखिरी वक्त में कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल डाली। राहुल गांधी जी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करनी थी, लेकिन वो आज बोले ही नहीं। राहुल कब बोलेंगे, राहुल आज क्यों नहीं बोले, ये सब आगे आपको आगे बताएंगे। दर्शकों, अगस्त 1963 में जब पंडित नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब उन्होंने कहा था, मैं इस प्रस्ताव और इस बहस का स्वागत करता हूं। मैंने महसूस किया है कि अगर हम समय समय पर इस तरह के टेस्ट करते रहें तो ये अच्छी बात होगी। अगस्त 2023 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो संख्या बल के आधार पर बिना हिचक कहा जा सकता है कि अब की बार भी आज का विपक्ष टेस्ट ही कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा और कह भी दिया कि बात संख्या की है ही नहीं, बात इंसाफ की है। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या अविश्वास के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने चली कांग्रेस पार्टी अपने सांसद राहुल गांधी को लेकर फिर से घिर रही है? अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को आज ही बोलना था, जैसा मैंने बताया, ऐन मौके पर वो नहीं बोले। इसे लेकर बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रहे सांसदों ने चुटकी भी ले ली। सुनिए क्या कहा कई सांसदों ने। 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या आज मणिपुर के नाम पर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2024 का गेम हो रहा है? बीजेपी वाले राहुल राहुल कर रहे हैं, आखिर प्लान क्या है? और क्या मोदी के लिए अविश्वास का गड्ढा खोदने वाले खुद इसमें गिर रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना कांग्रेस के लिए मॉरल बूस्टर है। आज राहुल गांधी के संसद पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, संसद पहुंचे जन नायक, जबकि कल कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी, जन नायक राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए हैं। उधर आज कांग्रेस के महाराष्ट्र चीफ नाना पटोले ने राहुल गांधी का ये प्लान सामने रखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 गुजरात से मेघालय तक शुरू होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो राहुल गांधी को मोदी से टक्कर लेने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। इस बीच जब आज राहुल गांधी को अपना पुराना सांसद आवास वापस मिला तो उनकी प्रतिक्रिया थी, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सुनिए राहुल गांधी। सर कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, कितनी खुशी आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है सर, कितनी खुशी सर। है कि क्या राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ दोबारा आजमाने की कोशिश कर रही कांग्रेस की रणनीति अब की बार कामयाब होगी? मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी लोकसभा में ही नरेंद्र मोदी से गले मिले थे और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि उनके दिल में नफरत है ही नहीं। आगे उसका एक्सटेंशन देश ने मोहब्बत की दुकान में देखा। मतलब 2018 से अभी तक मोहब्बत की दुकान चल रही है, इसमें कुछ नया नहीं दिखता।
बहरहाल अब की बार राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर शायद परसों बोलें। हमें भी इंतजार है कि उनकी लाइन इस बार क्या होगी। कुछ आगे की बात होगी या वही सब जो वो रोज बोलते आ रहे हैं। कोई विजन डॉक्यूमेंट होगा या मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का शरबत, यही सब। लेकिन उससे पहले आज INDIA अलायंस के तेवर क्या रहे, आपको सुनवा देती। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। The only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here say अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते। अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से, and then you are going to judge us। भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब। It's the attitude of this government is hubris, there is no other word। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हिस्सा लेंगे डिबेट में। कल 5 बजे के करीब उन्हें माना जा रहा है कि जवाब देने का मौका मिलेगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बतौर गृह मंत्री मणिपुर से लेकर किन किन मुद्दों पर अमित शाह बोलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल ही राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर अपने जवाब के दौरान उन्होंने ये ट्रेलर दिखा दिया था कि उनका जवाब अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कैसा होगा। सुनिए अमित शाह का राज्यसभा में दिल्ली के सर्विस बिल पर कल का ये बयान। खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र? अमित शाह ने ही दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सांसदों के फर्जी सिग्नेचर का मुद्दा भी उठाया था कल राज्यसभा में, और सांसद राघव चड्ढा को घेरा भी था। सवाल है कि 2024 के लिए आर पार की टक्कर में बीजेपी की तैयारी कितनी पुख्ता है। उधर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर देशव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही है। इसी अभियान के तहत कल भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा भी होंगे। इस बीच आज राज्यसभा में लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष को किस तरह घेरा गया, ये भी आप ट्रेलर देख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के अपने एजेंडे का। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताव का चेहरा बनाने की कांग्रेस की रणनीति कारगर होगी? क्या अविश्वास प्रस्ताव
बीजेपी को राहुल गांधी और INDIA अलायंस के खिलाफ माहौल बनाने का मौका दे रहा है? क्या सांसदों के फर्जी सिग्नेचर मामले की वजह से इंडिया अलायंस की विश्वसनीयता पर चोट पहुंची है? आज यही सवाल है पब्लिक के, और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ वारिस पठान, AIMIM के प्रवक्ता, मोहम्मद तौसीफुर रहमान, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है विवेक बंसल जी को, कांग्रेस के लीडर हैं। और विवेक बंसल जी, मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने आज ट्वीट करके यूट्यूब लिंक भी दिया था कि 11 बजे यानी कि जैसे ही डिबेट शुरू होगी नो ट्रस्ट मोशन पर, उस वक्त राहुल गांधी बोलेंगे। ये यूट्यूब लिंक उनके अपने ही ट्विटर हैंडल पर आया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 5 मिनट के अंदर पूरी रणनीति बदल गई और राहुल गांधी गायब हो गए और गौरव गोगोई जिन्होंने मोशन मूव किया था उन्होंने ही बैटिंग शुरू की? विवेक बंसल जी, सवाल आपसे है। ऑडियो ऑन करके आप जवाब दीजिए। विवेक बंसल जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। मुझे लगता नहीं कि उन तक हमारी आवाज जा रही है। लेकिन वारिस पठान जी, कहीं कोई सिग्नेचर फोर्जरी हो रही है, कहीं कहा जा रहा है राहुल गांधी बोलेंगे। अब ये कौन सा ट्रस्ट है? राज्यसभा में बिल बचा नहीं पाए आप, पूरी जो अलायंस है ऑपोजिशन की वो मिलकर नहीं बचा पाए, तो अब लोकसभा में जहां NDA अलायंस की 331 सीटें हैं, वहां पर क्या ये नो ट्रस्ट और नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई औचित्य बचा है? ये देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, बैठे वहां पर जवाब दें। मगर मोदी जी आने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए लाया गया है ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। अब आपको समझना होगा नविका जी कि मणिपुर की जो घटना है ये एक बहुत ही संवेदनशील घटना है। उसके अंदर तकरीबन अभी 97 डे हो गए, अब तक मोदी जी ने एक दिन बोला, वो भी 30 सेकंड के लिए बोला। उससे अच्छा तो नहीं बोले होते तो अच्छा होता। हम तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से मणिपुर जल रहा है, आज भी वहां पे कम नहीं हुआ है कुछ भी। 5000 से ज्यादा हथियारें मणिपुर की जनता के पास आ गई है, बुलेट से सब कुछ है। तो क्या उसके ऊपर सरकार की रणनीति है? क्या होने वाला है? क्यों जवाब नहीं देते? क्यों भागते फिर रहे मोदी जी? वहां पर आना चाहिए। अब देखिए, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो आज तक आप और मैं, नविका जी, हम दोनों को पता ही नहीं होता, देशवासियों को पता ही नहीं होता कि मणिपुर में हो क्या रहा है एक्चुअली में। वहां पर क्या किस तरह की ज्यादती की जा रही है कि औरतों को इस तरह से पूरे कपड़े उतार कर फिराया जा रहा था। वहां पे 15 साल का बच्चा एक 40 साल की महिला का बलात्कार कर रहा है। वहीं के CM बोलते हैं कि इस तरह की घटनाएं तो 100 से ज्यादा हो चुकी है, और वो CM आज भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको इस्तीफा क्यों नहीं लेते? उनको क्यों नहीं निकालते? उनको तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को आकर देश के सामने बोलना चाहिए, मगर वो उससे भागते फिरते। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो आया ही है, काफी लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की है, बात भी की, मगर हमारा तो ये मानना है कि मणिपुर की जो घटना है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए उसको। वहां से नहीं, मैं तो आगे चल के बोलूंगा, हरियाणा में हो गया जहां पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी का जहां जहां शासन है वहीं पर हो रहा है। मणिपुर में हो गया, हरियाणा में आपने देखा, हमने नू में किस तरह से वहां पे ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर बार, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ रही है कि आप ये बुलडोजर जो चला रही हो असंवैधानिक है, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना आप चला रहे हो। ये इतना ही नहीं, एक ही समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, क्या ये वहां की सरकार की क्लिंसिंग थ्योरी है? क्या क्लेंस करना चाहते हैं मणिपुर? तो ये हरियाणा के अंदर को तो कितना सीरियस ये आरोप है। अब इस गंभीरता को देखते हुए मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा के जो खट्टर साहब है उनको भी रेजिग्नेशन देना चाहिए, वरना हम किस दिशा में हमारे देश को लेकर जाना चाह रहे हैं। 24 की चुनाव की तैयारी बीजेपी ने तो पूरी जोर शोर में शुरू कर ही दी है ना। अब उनके पास गाय था, दंगा था, मंदिर मस्जिद भी आ गया, अभी ज्ञानवापी के ऊपर भी आ गए।
तो ये सारी चीजों को क्यों लाया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, ये तमाम देश जनता जानती है, क्योंकि आज सवाल किए जा रहे हैं नविका जी, वारिस सवाल पठान किए जी, जा रहे हैं कि वारिस बताइए पठान मोदी जी, 2 करोड़ ये युवाओं को सवाल रोजगार पब्लिक मिलना का था, उसकी शो है वजह और से इस इतने सारे पर बेरोजगार फैक्ट्स घूम रहे हैं पर देश बात में। करनी जरूरी होती है। आपने जो कहा कि एक ही समुदाय के पीछे, ये किस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये किस कोर्ट के ऑर्डर में है, ये प्रस्तुत कर दीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं शायद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर नहीं है। सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने, आप उसको पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया है। बहरहाल मुद्दा क्या है, ये देश को बताना पड़ेगा और मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी वारिस पठान जी, आऊंगी ना। अभी तो 10 महीने यही चर्चा है, लेकिन विवेक बंसल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बिल्कुल 5 मिनट में ऐसा क्या बदला? क्योंकि यूट्यूब लिंक तक दे चुकी थी कांग्रेस पार्टी की ट्विटर हैंडल, और कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह चुके थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला कह चुके थे, खड़गे जी कह चुके थे कि आज की बैटिंग की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, जो 137 दिन बाद जिनकी सदस्यता बहाल हुई थी, और वो लीड करेंगे, कैप्टन रहेंगे कांग्रेस पार्टी के, और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ओपनिंग बल्लेबाजी उनकी होगी। क्या हुआ 5 मिनट में? ऐसा क्या बदल गया कि वो आज बोले नहीं, कल राजस्थान चले जाएंगे? क्या कुछ नक्षत्रों का खेल है या कोई और स्ट्रैटेजिक बात है? देखिए नाविका जी, जहां तक आपने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को आज पटाक्षेप करना था सदन में, जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल था। देखिए बहुत सी रणनीति होती है जिसके तहत ये लिया गया होगा, सोचा गया होगा। जो थिंक टैंक है उन्होंने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। और आपने जैसा कहा, देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बावजूद कि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, क्यों ये किया गया? उसके पीछे भी रणनीति थी, उसके पीछे भी एक सोच था कि इस पे विस्तृत चर्चा हो, देश देख सके सदन में, और जो खास तौर से जो इस बात पे आग्रह था कि आदरणीय मोदी जी उसको संबोधित करें, उसको एड्रेस करें, जिसको उन्होंने नहीं किया। तो इन सब के तहत कुछ ना कुछ सोच होता है। आज खास तौर से जो मगलीपुर में हो रहा है, और वारिस साहब ने भी इस पर रोशनी डाली, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए इसको कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उसको अपनी मॉरल जिम्मेदारी समझनी, नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इतने दिनों के बावजूद आप जरा मैं इसको उलटफेर करना चाहूंगा। अगर कांग्रेस होती और इतने दिन से नरसंहार चल रहा होता, महिलाओं की अस्मिता लूटी जाती होती, तो क्या हाहाकार हो रहा होता देश में। आप भी चिल्ला रही होती, आप भी सवाल कर रही होती कि विवेक बंसल जी कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। और आज इस पर कहीं ना कहीं देश जो सत्तारूढ़ दल को विचलित होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और देश को संबोधित करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में छोटे से छोटे मुद्दे को उठा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। विवेक बंसल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। महिलाओं के साथ और महिलाओं की अस्मिता के साथ जिस तरह की वारदातें सामने आई हैं, उस पर कोई भी इस देश में जरूर सवाल उठाएगा। मैंने भी उठाए, मैंने अब भी उठाए। कांग्रेस की सरकार होती या कोई और सरकार होती, आज बीजेपी की सरकार है, तो भी मैंने ये सवाल उठाए, कई शोज किए, कई शोज में आप भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। लेकिन इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन और राहुल गांधी क्यों शुरुआत में नहीं बोले, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं सुधांशु जी को आमंत्रित करूंगी। सुधांशु जी, क्या प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? क्योंकि इसमें संख्या की कहीं बात ही नहीं है। गौरव गोगोई तो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह चुके हैं कि संख्या की बात नहीं है, बात है सवाल उठाने की। तो क्या सिर्फ नियम नो कॉन्फिडेंस मोशन का है? क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में बीजेपी बिल तो अपने कई पास करवा चुकी है। इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि सेमीफाइनल में बीजेपी पास हो चुकी है। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री को बुलवाने का एक नुस्खा है, जहां राहुल गांधी आज बोलने से शायद पीछे हट गए।
देखिए, ये बात सही है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। इस अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य अर्थ जानते क्या है? एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है ना, उसमें शह और मात का खेल है। जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की आर्म ट्विस्टिंग करके दिल्ली विधेयक पर उनका समर्थन ले लिया। अब सोचिए कि कांग्रेस के दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ा होगा कि जिस पार्टी ने उनका वोट गुजरात में हाफ कर दिया, जिसने पंजाब में उनका स्विच ऑफ कर दिया, जिसने दिल्ली में उनको साफ कर दिया, उसको उन्हें माफ करना पड़ा तो कितना मुश्किल लगा। पर कांग्रेस भी पुरानी खिलाड़ी है, वो चतुर और सयानी है, तो उसने क्या किया, हम अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और आम आदमी पार्टी दिखा दिया, देखो उससे ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। अब लीड कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। तो ये आपस में जो प्रतिस्पर्धा है विपक्षी दलों में विपक्षी नेता बनने की, इसका उससे लेना देना है, अन्य किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई गंभीरता इसमें है। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछता हूं कि मणिपुर के विषय के ऊपर सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसने आकर क्या देखा, कितनी चीजें फोटोएं, कितनी चीजें आके उसने रिपोर्ट की। और यदि यह गंभीर है तो मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे मणिपुर विधानसभा में? भाई आपके लिए मणिपुर है तो आप लाइए, दोनों केंद्र सरकार के खिलाफ भी लाइए, मणिपुर में भी लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि इनको पता है कि मणिपुर में बैठकर अगर डिस्कशन करेंगे तो इनको उस हालात की नजाकत का पता है कि इनके क्या हाल होंगे। इसलिए मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं है, उसको राजनीति का एक मोहरा बनाना है। अन्यथा अगर महिलाओं के प्रति इतने सम्मान की बात है तो एक लाइन सुन लीजिए मान्यवर, जो मणिपुर में हुआ है वो, हां मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं मान्यवर, मणिपुर में जो हुआ है वो सजा के लायक है और कठोर सजा देने के लिए कहा गया है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 60% केस फर्जी होते हैं रेप के, ये सजा के लायक है। माफी मांगने वाला बयान ये है। आपके मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में इसलिए रेप ज्यादा होते हैं, मर्दों वाला प्रदेश है। आप उनके साथ खड़े मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उन बच्चियों के लिए जिन्होंने रेप के बाद आत्महत्या कर ली थी, लड़कों से गलती हो जाया करती है, ये माफी मांग। और आपके मुख्यमंत्री केरल के दिवंगत ओमन चांडी जी ने जिन 300 लड़कियों के बारे में कहा कि उनके साथ रेप करके उनको जबरदस्ती आतंकवाद में डाल दिया गया, उनका आपने मजाक उड़ा दिया अपने मुख्यमंत्री का केरल विधानसभा में दिए बयान पे। तो महिलाओं के प्रति कितना सम्मान, संवेदना, पूरी ईमानदारी से बात करिए, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी से बात करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चीजें आपको करनी पड़ रही। विवेक बंसल जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद तौसीफ जी आपके पास आ रही हूं। विवेक बंसल जी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा सुधांशु जी ने बड़े अच्छे तरीके से वकालत की और तर्क और जो भी कुतर्क कहिए या तार्किक कहिए, पर लेकिन कभी कभी देखिए अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। आज जो उन्होंने समांतर जो तस्वीर प्रस्तुत की, चाहे वो माननीय अशोक गहलोत के बयान की थी, चाहे शांति धारीवाल जी और चाहे दिवंगत नेता माननीय मुलायम सिंह जी की, आज इस घटना की जो मणिपुर में नरसंहार जो इतने सतत रूप से 3 महीने से चल रहा है, उसकी तुलना इन सबसे नहीं की जा सकती। आज जिस तरीके से हो रहा है, आज जिस स्तर पर हो रहा है, और महिलाओं की तो बात मैं सुधांशु जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि महिलाओं की तो अगर आपको इतनी चिंता थी तो हिंदू कोड बिल में जिसमें विवाह महिलाओं का और तमाम संपत्ति का अधिकार था, उस पर आप लोग आरएसएस ने कितना विरोध किया, कितना बाबा साहब के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके। तो महिलाओं के साथ जेंडर भेद आप लोगों के यहाँ जितना होता है आरएसएस में, आपके यहाँ महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये व्याख्यान आप हमें ना दें। आप अपने अंतर मन में आप झांक कर देखिए कि मणिपुर की तुलना, मणिपुर में जिस स्तर का है, जिस स्तर की समस्या हो रही है, पूरा विदेश चाहे दुनिया में इसका कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लोग हमारी आलोचना कर रहे होंगे कि 3 महीने हो गए और हम उस प्रदेश जो एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है, उसकी हिंसा, उसमें जो तमाम जो चाहे वो पुलिस के सैनिक अर्धसैनिक बलों के हथियार छीने जा रहे हों, उन्हें बार बार उसको लेकर विवेक बंसल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, लेकिन ये कारण तो नहीं है कि बंगाल की चर्चा ना हो, राजस्थान की चर्चा ना हो। ये कारण तो नहीं हो सकता। आप तुलना मत कीजिए, पर अलग से वहां की महिलाओं पर क्यों बात करने से आप लोग अपने
हाथ तंग रखते हैं? ये भी तो एक सवाल है। और तौसीफुर रहमान साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत बहुत जरूरी है और कम भी पड़ेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि मॉरल हाई ग्राउंड किस तरह से ले सकती है विपक्षी पार्टियां जब उनके अपने बैकयार्ड में महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है? क्या अब हम कम ज्यादा की तुलना करेंगे और कहेंगे कि मणिपुर से सवाल पूछो, बंगाल से नहीं? नविका जी, देखिए यही बात है ना कि बंगाल में जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्या ये पीछे हटी? क्या हमने जवाब नहीं दिया? अगर आप पंचायत पोल के बारे में बात करेंगे, अगर आप आसनसोल के बारे में बात करेंगे, या अगर आप बीरभूम के बारे में बात करेंगे, कहीं पर भी जो भी घटना घटी, तो क्या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी पीछे हटे? सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रीव्यू मीटिंग हुई और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी वो बंगाल आई। क्या मिला इनको? अभी तक रिपोर्ट बन रही है। एनएचआरओ बंगाल आई, अभी तक रिपोर्ट बन रही है। बात ये नहीं है। सब पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़कर एक ही डिस्कशन होनी चाहिए, मणिपुर के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि मैं आपका आभारी हूं कि आप ये चीज मानती हैं कि मणिपुर के तुलना में कोई भी नहीं है। और मुझे सुधांशु भाई से इतनी तो उम्मीद है ही, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं, उनका हक भी बनता है डिफेंड करने के लिए। मगर आप ये बताइए कि आज अगर इंडिया पार्टी अपने प्रधानमंत्री को, देखिए प्रधानमंत्री तो सिर्फ वो मणिपुर के या मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के तो है नहीं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो अगर अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद हो कि 80 दिन में जो जुजरातू जो मणिपुर में जो कांड हुआ है और जो फिलहाल हो रहा है, हम अगर उनसे कुछ बातें सुनने के लिए पार्लियामेंट में अगर उम्मीद रखें, तो क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह के मतलब क्या हो जाएगा? ये आप मुझसे बात सुनिए। आप कह रहे थे कि अमित शाह जी आके बोलने वाले हैं, स्मृति ईरानी आके बोलने वाली हैं, अनुराग ठाकुर आके बोलने वाले हैं। सवाल का जवाब सुधांशु जी दे रहे हैं। क्यों सुने? जो शख्स दिल्ली में ये कहता है गोली मारो सालों को, मीनाक्षी लेखी कहती है कि आप आराम से बैठिए, आपके घर भी ईडी भेज दिया जाएगा। स्मृति ईरानी प्याज के 2 रुपये के कम से कम इस तरह की शब्दों को नेशनल टेलीविजन पर ना कहें। तौसीफ भाई इस तरह के शब्दों को नेशनल टेलीविजन पर ना कहें, क्योंकि आप राजनीति में एक दूसरे के ऊपर क्या कटाक्ष करते हैं, इस पर देश की जनता का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक नेशनल टीवी, लेकिन नेशनल टीवी होने के कारण हम किसी दायरे में और हम किसी कानून के उल्लंघन में बिलीव नहीं करती हूं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। देखिए, अभी मणिपुर को लेकर जिस प्रकार की संवेदना बंसल जी ने और तौसीफ साहब ने व्यक्त की, तो वही तो गृह मंत्री जी ने कहा, क्यों भाई हम 176 में तैयार हैं डिस्कशन के लिए। सभापति ने कहा कोई भी समय की सीमा नहीं होगी राज्यसभा में। उसके बाद आपने कहा नहीं, सारा काम रोक कर 267 पे चर्चा होनी चाहिए, सारा काम रोक के। तो फिर ये दिल्ली विधेयक पे क्यों तैयार हो गए भाई? जब सारा काम रुकना था तो दिल्ली विधेयक पे क्यों काम चलना था? इसका मतलब मणिपुर के प्रति जो संवेदना यहां दिखाई जा रही है, उससे आधार राजनीति करनी थी, गठबंधन को बचाना था। अन्यथा आपको कहना चाहिए था दिल्ली विधेयक पर भी चर्चा नहीं होगी जब तक 267 नहीं आएगा। बस यही चेहरा है। और आपने कहा बिल्कुल, मणिपुर की जो घटना है उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, ये वही मणिपुर है जहां 92 में 8 महीने तक ये चला था। 97, 2006, 2012, बताइए 2018 से 23 के बीच में कितनी घटनाएं हुई मणिपुर में? पूरे पूर्वोत्तर में बताइए। बोडो शांति समझौता होने के बाद मगर देश में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। याद करिए कश्मीर में, जहां पर कि दीवालों पे लिख दिया गया कि छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, जहां लाखों लोगों को भेज दिया गया और उनके साथ क्या क्या किया गया। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरी से काट दिया गया और उनके लोगों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाकर उनसे शांति का वेट कर रहे हैं, दंड देने की बजाय। इसलिए आप ये मत बोलिए मान्यवर, हमने दोनों बातें आपकी बता दी, हमने तो कार्रवाई की है। और यदि आप इतने संवेदनशील हैं, आप मणिपुर विधानसभा में आप दिल्ली में संसद में ये कह रहे हैं कि हम 267 के तहत काम रोक के करना चाहते, मगर दिल्ली विधेयक पे काम मिलकर करना चाहते हैं। और आपने बताया, तो मैंने इस देश में वो उदाहरण बता दिया, 5 लाख लोगों को
महिलाओं के साथ क्या क्या करके भगाया गया और उनके साथ सम्मानजनक तरीके से उन आरोपियों से बात की गई। इसलिए जब बात करिए सुधांशु भाई 70,000 लोग जख्मी हो चुके हैं, आज का 150 लोग मर चुके कारनामा हैं और पुराना कई कारनामा क्या 100 लोगों की वहां पर रेप हो रही है सर। इसमें मैंने आप इसीलिए बात कहा नहीं ना, करना तो क्यों चाहते, दिल्ली में आप चर्चा की भाई? बिल्कुल नहीं, जो गलत है वो गलत है। वो किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो तो वो गलत है। अब चाहे मैं सुधांशु जी भी ये कहूंगी, सुधांशु जी से भी यही कहूंगी कि 1990 की बात करके हम आज 2023 पर पर्दा नहीं डाल सकते। मैं ये भी कहूंगी कश्मीर में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तब किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। मैं मानती हूं कि ये हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा सा कलंक है, लेकिन तब जो गलतियां हुई थी क्या वो अब दोहराई जानी चाहिए? ये भी एक सवाल उठकर आएगा। लेकिन मैं अब्बास भाई आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका हक है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं औचित्य क्या है विपक्षी पार्टियों का? जब राज्यसभा में मोशन मूव करते हैं तो उसमें 5 फर्जी सिग्नेचर आ जाते हैं। 5 फर्जी सिग्नेचर अगर वहां आ सकते हैं तो यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो 50 लोग 51 लोग मूव करते हैं उसकी सैंक्टिटी क्या है? क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या 5 लोगों का बिना पूछे, बिना उनकी एग्रीमेंट के फोर्ज सिग्नेचर अगर वहां डाला जाए मोशन पर, तो क्या ये विपक्ष के ऊपर देश की एक तरह की क्रेडिबिलिटी है वो बन पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मणिपुर पर ही बात करनी थी तो फिर ये इंडिया अलायंस, ये आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना, ये तमाम साइड शोज क्यों? और क्यों फिर राहुल गांधी आकर नहीं बोलते सामने संसद में जब पार्टी कहती है? कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड नहीं है विपक्ष के? नाविका जी देखिए, जिस असंवेदनशीलता की बात विपक्ष लगातार करता आया वो इस पैनल में भी देखने को मिली। किस प्रकार से सुधांशु भाई ने 1990 की बात करी, 76 की बात करी। हम 2023 में रह रहे हैं, लेकिन 2023 की बात ना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री। हमारा कहना था कि नियम 267 में आप चर्चा कराइए, विस्तृत चर्चा हो। आखिर क्यों संवेदनशील विषय मणिपुर जैसे से आप दूर भाग रहे हैं? नाविका जी, आप एक बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं, आप खुद एक महिला है, आप जानती है एक महिला का दर्द। हम पुरुष होकर के उस वीडियो को देख करके हम सब के रोंगटे खड़े हो गए, चाहे वो सुधांशु जी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री सदन से भाग रहे हैं? आखिर आज भी अब तारीख मिली है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, ताकि वो जो बातें हैं उसके ऊपर चर्चा ना हो, उसके ऊपर सवाल ना पूछे जा सके। हमारा सिर्फ ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर के मणिपुर की जनता को विश्वास दिलाते कि देश की सरकार उनके साथ खड़ी है, तो शायद वहां की हिंसा को रोका जा सकता। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एथनिक वायलेंस का स्टेट स्पॉन्सर्ड एक मैकेनिज्म है जो हो रहा है और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते? आज बात 76 की हो रही, ठीक है, उस समय जो गवर्नर थे 1990 में जम्मू एंड कश्मीर के, उनको बात में आपने क्या बनाया केंद्र सरकार में? कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, मणिपुर पर आप चर्चा चाहते थे तो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार तो शुरू से तैयार थी। आपने इतने दिन जाया करे और आप फिर उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो टाइम क्यों जाया किया? और आपके पास संख्या है नहीं, अगर आपके पास संख्या है नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव से होगा क्या? और राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी कहां है? क्यों नहीं बोल रहे? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये सवाल जायज नहीं है? मणिपुर पर तो ये कभी भी चर्चा कर सकते थे, पहले दिन से कर सकते थे, क्यों नहीं की चर्चा? क्यों समय बर्बाद किया संसद का? नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग और दूसरे बिल टेबल किए जाए सदन के अंदर। ये शांत हो जाएंगे, अब मुझे लगता है सुनाई नहीं दिया। परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किया है जो लगातार करती चली आ रही। मुझे लगता है बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, अविश्वास प्रस्ताव। एक मिनट, अब्बास साहब, ये रैली की स्पीच नहीं है। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, आपका फेडर डाउन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीधा सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है आपके पास संख्या है, क्या आप मोदी सरकार को हरा सकते हैं?
संख्या है नहीं, बिल ये रोक नहीं पाते सरकार का, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। चाहते हैं मणिपुर पर चर्चा, लेकिन मणिपुर पर चर्चा अगर सरकार करना चाहती है और शुरू से करना चाहती थी, ये उस चर्चा को होने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये जो संसद में पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, इससे दोनों तरफ किसी को भी कुछ हासिल हो रहा है या पब्लिक को ही कुछ हासिल हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि चिंता इसी बात की होनी चाहिए नविका जी कि पब्लिक को क्या हासिल हो रहा है। और ऐसे ढेर सारे मौके आए हैं जब विपक्ष लगातार दबाव बनाता रहा और मोदी सरकार चर्चा से एक तरह से कहें कि बचती रही। ऐसे ढेर सारे मौके हैं, उसको गिनाया जा सकता है। लेकिन मणिपुर पर सदन शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात के साथ कि देश के 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा से नहीं भागे। प्रहलाद जोशी, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, और उसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की, अनुराग ठाकुर ने कहा। सवाल यहां ये नहीं कि 267 या 176 पे बात हो, सवाल ये है कि नीयत क्या है। आज भी आप देखिए, मैं आज की भी कार्रवाई सुन रहा था, उसके बीच बीच में भी प्लेकार्ड लेकर मणिपुर के लिए बहस चाहिए, इंडिया फॉर मणिपुर, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब बात रखने का मौका मिल रहा है तो विपक्षी दलों के कितने नेता मणिपुर सेंट्रिक बात कर रहे हैं, आज ये देश के लोगों को देखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि फिर से संसद टीवी की वो सारी बातें सुने। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में बार बार कहा कि कितनी भी देर की चर्चा हम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 2.5 घंटे की शॉर्ट ड्यूरेशन है, आप कहते हैं कि हमें नहीं पसंद आया, हमें हमारी जो कहें कि मन में जो इच्छा थी कि सरकार जवाब देती वो नहीं दे रही है, गृह मंत्री भी नहीं बता पाए, तो आप देश के प्रधानमंत्री को तब भी जवाबदेह ठहरा सकते थे। लेकिन यहां राजनीति हो रही है, विपक्ष को नरेंद्र मोदी से लड़ने का कोई रास्ता नहीं रहा है, मुद्दा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके जरिए लड़ना फिर चाहते हैं। आज इस बात का है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, पिछले 2-2.5 हफ्तों से हम ये सारी बातें कर चुके हैं। सवाल विवेक बंसल जी सिर्फ एक है, राहुल गांधी कहां हैं? इंडिया अलायंस, इतनी बड़ी अलायंस, सारी विपक्षी दल एक साथ आ गए, लेकिन हीरो आए नहीं। उनको तो ओपनिंग बैट्समैन होना था, कहां गए राहुल गांधी? देखिए, कभी कभी जो है ओपनिंग बैट्समैन सौरभ गांगुली नंबर 3 पे भी आते थे, तो ये वो रणनीति के तहत होता था। लास्ट मिनट जो डिस्कशन, जो विचार विमर्श होता है कि पिच कैसी है, सब चीजें ओपनिंग अनाउंसमेंट के बाद सुधांशु त्रिवेदी जी, अनाउंसमेंट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर यूट्यूब का लिंक भी दे दिया। उसके बाद रणनीति बदल गई कि राहुल गांधी को पीछे खींच लिया गया। ये ट्वीट किया कि थोड़ी देर में आने वाले हैं, फिर रणनीति बदल गई। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। राहुल गांधी जी एक नहीं 2-2 बार अपना दायित्व छोड़कर भाग चुके हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया तो फिर सामान्य सांसद के रूप में काम करना चाहिए, मगर अध्यक्षी वाला पूरा काम भी करना हो सकता है। घबरा गए हो, अभी नए नए आए हैं, बोलने के चक्कर में ही लपेटे में आ गए थे, तो उनको लगा हो कि सोच समझ के बोले वरना पता नहीं क्या हो जाए। हो सकता है उनके कुछ सलाहकारों ने भी ये सलाह दी हो कि कहीं ऐसा ना हमारा पहला बैट्समैन ही कुछ ऐसी बातें बोल जाए कि बाकी के पूरे डिस्कशन की ही परिस्थिति बदल जाए। अब जो भी कारण रहा हो, ये तो कांग्रेस का कोई अंदरूनी व्यक्ति बेहतर बता सकता है, विवेक बंसल जी बेहतर बता सकते हैं। वैसे स्ट्रेटजिकली की जो बात करते हैं तो राहुल गांधी जी कितनी स्ट्रेटजिकली चीजों पे काम करते हैं पूरे देश को पता है। अगर स्ट्रेटजी करते तो 4-4 चीजों के ऊपर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चल रहा होता। परंतु मैं अब एक बात कहना चाहता हूं मणिपुर को लेकर। विपक्ष कहता है कि उसके मन में बहुत संवेदनशीलता थी, मणिपुर सेंट्रिक डिस्कशन था, तो पहले तो वो बात नहीं बताई कि मणिपुर विधानसभा में क्यों अविश्वास प्रस्ताव नहीं डाले। दूसरी बात, ये कहते हैं 3 मई से मणिपुर जल रहा है और ये लगातार बोल रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी 3 मई के बीच में ये पटना में भी मिले, बेंगलोर में भी मिले, कोई दिखाए इन्होंने सारा काम रोककर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मणिपुर के ऊपर, कुछ नहीं। यहां पे कहते हैं संसद रोक के कार्य होना चाहिए, कोई बात नहीं। 20 जुलाई को ही दोनों सदनों में सरकार ने कह दिया था हम तैयार है ना, इन्होंने नियम की आड़ ली, 176 नहीं 267। चलिए कोई बात नहीं, आप 267 कह रहे थे, 267 में क्या कहा जाता है?
जिस विषय का विषय होता है, चर्चा होती है और अंत में उसका जवाब विभागीय मंत्री देता। ना, विभागीय मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। चलिए उस पर भी विचार करते। ना, पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए। संसद की प्रक्रिया के अनुसार मंत्री या प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। अब देखिए इनका चरित्र। पहले अपनी किसी बैठक में मणिपुर के ऊपर कोई ये दिखा दे कि सारा काम रोक के एक कोई संयुक्त प्रेस वक्तव्य हो जो केवल मणिपुर सेंट्रिक हो, कोई नहीं। उसके बाद इनको 200 प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी चाहिए। बिल्कुल, वारिस पठान जी, नहीं मानना है। और उसके बाद सारे फ्रंट खोल दिए, लेकिन वारिस पठान जी सवाल इतना है, बिल्कुल, और इतनी बड़ी अलायंस बनी जिसमें आपको न्योता नहीं दिया वारिस पठान जी, लेकिन इतने सारे लीडर थे। राहुल गांधी ने ओपन नहीं की डिबेट। क्या ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है या अलायंस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है कि टॉप नेता कौन होगा? क्या लग रहा है आपको? नविका जी, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। इसके पहले मैंने आपसे बात किया था तो आपने कहा था कि हमारा चैनल फैक्ट मानता है, हमारा चैनल एविडेंस देखता है। जब मैंने कहा था हरियाणा के ऊपर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन किया था, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा नविका जी, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। लाइव लॉ कोर्ट में बैठ के डायरेक्ट लिखता है, उसने लिखा है द इशू ऑल्सो अराइजेज वेदर द बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी आर बीइंग ब्रॉट डाउन under the guise of law and order problem, and an exercise of ethnic cleansing is being conducted by the state, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब सुधांशु त्रिवेदी यहां पर बैठकर 1990, 1960, 1980 सब बात कर दिए। सुधांशु जी 2023 के अंदर नूह हरियाणा के अंदर मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया, उसके ऊपर 2 शब्द बोलेंगे आप? वहां पर भी आपकी सरकार है, क्लिनसिंग की बात हो गई, वहां के सीएम भी घेरे में आ गए हैं। तो मणिपुर में आपकी सरकार, वहां पर अफरा तफरी का माहौल, वहां पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। 5000 से ज्यादा हथियार लोगों ने ले लिए हैं, बम गोले लोगों के पास आ गए, बुलेट्स आ गई। मोदी जी वारिस पठान जी, हरियाणा में आपकी सरकार, अगर हरियाणा में आप विक्टिम्स के भी नाम लेते, अगर आप विक्टिम्स के भी नाम लेते तो मैं मानती कि बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं चिंता है देश में लॉ एंड ऑर्डर की, पर आपको विक्टिम्स का ख्याल नहीं है, आपको सिर्फ एथनिक क्लेंसिंग का ख्याल है। और मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से नहीं था कि आप कोर्ट ना कर सकें, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से था कि आपने हाई कोर्ट नहीं कहा, आपने इसको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कह दिया। लेकिन देश की जनता क्या सोचती है इस अविश्वास प्रस्ताव पर, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं इस झांकी से। देखिए जी, वो झुंड एक ऐसा झुंड है जिसपे उनके आपस में खुद को विश्वास नहीं है। विपक्ष को छोड़ के पूरे विश्व को उनके ऊपर विश्वास है। वो अपनी भूमिका बनाने में लगे हैं, जबकि उनकी भूमिका बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। मोदी जी ने जो काम किया है वो ये सपने में नहीं सोच सकते। अविश्वास पत्र जो वो लेके आए हैं वो मोदी जी के खिलाफ नहीं, वो अपने लिए लिखने के लिए लाए हैं। मोदी सरकार पर भरपूर भरोसा है। विपक्ष का सवाल है तो हर चुनाव के पहले वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है और उनका अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर जाता है। हमको तो नौटंकी लग रहा है अविश्वास प्रस्ताव। ये लोग खुद ही बिखरे हुए हैं, इनके ये संख्या में ये खुद ही लोग कम है, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे मोदी सरकार का? सब विपक्ष की चाल है। मोदी सरकार आज तक विकास का काम करती है, ये आगे भी करती रहेगी। जो आया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, उसे कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी विपक्ष जो भी बोलता है सारा लोग झूठ बोलता है। मोदी सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है। उसके खिलाफ जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो सब विपक्ष की चाल है। विपक्ष हमेशा मोदी सरकार को फंसाने के लिए चालें चलती रहती हैं, लेकिन आज तक उससे कुछ हुआ नहीं है। मोदी सरकार के पक्ष में ही सब लोग सहमत रहेंगे और ये विपक्ष पुनः एक बार फिर हारेगा। जो अपोजिट पार्टियां प्रस्ताव ला रही हैं वो सक्सेस होगा नहीं, वो फेल हो जाएगा। ये हमें लगता है ये उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। अविश्वास प्रस्ताव पहले भी विपक्ष लाया था और पूर्ण रूप से हार गया था, इस बार जो ला रहा है वो भी पूर्ण रूप से ही हारेगा। ये देश के कई हिस्सों से ये लोग जो कह रहे हैं हमने आपके सामने रखा,
ये पटना है, भोपाल है, लखनऊ है, दिल्ली है, हर जगह के लोग क्या कह रहे हैं कि ये नौटंकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो तौसीफुर रहमान, पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस कह रही है मोदी जी को मणिपुर पर बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो राहुल गांधी को बंगाल, बिहार, राजस्थान पर बोलने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाए। शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या गारंटी की अगर मणिपुर का मुद्दा नहीं होता तो संसद शांतिपूर्ण तरीके से चलती, विपक्ष अपने इतिहास को कैसे छुपाएगा। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, क्यों ना माने कि आज राहुल जी की तैयारी ही नहीं थी। एचएस चोपड़ा का अमेरिका से सवाल है, कह रहे हैं कल ही संसद में नंबर गेम में विपक्ष के हारने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत थी भी या नहीं। तौसीफुर रहमान, जनता तो देख रही है, समझ भी रही है, आप क्या विपक्ष की एकता कितनी है वो दिखा रहे हैं? क्योंकि सरकार को तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को तो नहीं गिरा सकते। देखिए, जनता की जो राय है वो तो सराफों पे है, इसमें तो कोई टिप्पणी देना बेकार है, बिकॉज उनको जो सही लग रहा है वो अपने राय को पेश कर रहे हैं। मगर देखिए, फिलहाल मैंने आपको पहले भी कहा नविका जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं कि अभी ये वक्त ही नहीं है कि जनता को ये दिखाना है कि इंडिया कितनी स्ट्रांग है और रीजनल पार्टी कितनी स्ट्रांग है। बार बार बातें मणिपुर पे ही अटकती है, चाहे वो 80 का दशक हो, चाहे वो 2023 का मौजूदा करंट सिनेरियो हो। रही बात कि राहुल गांधी बंगाल पे बोले कि नहीं, आपने खुद देखा अधीर रंजन चौधरी बुलंद आवाज पे बंगाल पे लेकर बोल रहे थे, पूरे वायलेंस के ऊपर जो बंगाल पोल पर हो रहा था उन्होंने कहा है। पर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप मोदी जी को बचाने पे क्यों तुले हुए हैं। हमारी तो एक ही डिमांड है, चौकीदार का जिम्मा तो मोदी जी ने लिया था। 2014 में पब्लिक को यही कहा गया था कि भैया हमें आप पार्लियामेंट लेके चलिए, आप हमें पार्लियामेंट के अंदर बचाइए, चौकीदारी हम करेंगे। भाई प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें अनुराग ठाकुर को देख के वोट नहीं मिला था 2014 में, स्मृति ईरानी को देख के वोट नहीं दिया गया था, सुधांशु जी को देख के वोट नहीं दिया गया था। अगर 2014 में किसी को वोट देख कर दिया गया था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो अब अगर वो 80 दिन तक भी अगर यूएस, फ्रांस, इजिप्ट, यूएई वो जो गिनी में घूम रहे थे, वो अगर वो नहीं आके अगर मन की बात तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर मोदी जी को ही जवाब देना पड़ेगा। हर मुद्दे पर मोदी जी जवाब देंगे। आपके घर में बिजली आ रही है कि नहीं, तो मोदी जी जवाब देंगे। आपके यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल का कुछ काम चल रहा है कि नहीं, मोदी जी जवाब देंगे। ये कम प्रधान, अगर वो नहीं जवाब दे सकते तो रिजाइन कर दीजिए। चलिए अब्बास साहब, सवाल जनता का आपके लिए भी है। चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, मैं सबका जवाब देंगे मोदी जी, क्यों नहीं देंगे, सुधांशु जी भी देंगे, लेकिन सवाल कुछ है पब्लिक के। चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, आज घोषणा के बाद भी INDIA वाले राहुल गांधी नहीं बोले, कहीं वो एनडीए को वॉकओवर ना दे दें, क्या ये डर है, पूछ रहे हैं आपसे। राकेश गुलियानी का दिल्ली से सवाल है, विपक्ष का मुद्दा मणिपुर है या नरेंद्र मोदी। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, यदि सारा हिंदुस्तान राहुल जी का घर है तो वो अमेठी से क्यों भागे, क्या अमेठी हिंदुस्तान में नहीं है। और ये सारे सवाल पब्लिक के, जवाब दीजिए अब्बास हैदर। नाविका जी, गोगोई जी मणिपुर के सबसे नजदीकी संसदीय क्षेत्र के इंडिया के सांसद हैं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने शुरुआत करी तो इसमें क्या समस्या है। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी इससे क्यों भाग रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष यहाँ पे संख्या के बल पे नियम 198 आर्टिकल 198 में ये बात लाया। सवाल यहाँ सिद्धांतों का है। निश्चित रूप से देश में अपराध हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी अपराध हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में का सवाल है। अगर सिद्धांतों का सवाल है तो राघव चड्ढा के फर्जीवाड़े पर कोई क्यों नहीं जवाब देता। सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये सिद्धांतों की टक्कर है, क्या ये सिद्धांतों की लड़ाई है। मैंने यही बात, वैसे मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर एक बार एक वाक्य दोबारा, अगर सिद्धांतों की बात थी तो वो सिद्धांत दिल्ली में अपना गठबंधन बचाने की कसौटी के ऊपर बलिदान कैसे हो गए।
फिर 267 पे अड़े रहना चाहिए था ना, मगर नहीं, जहां पे सुविधा है वहां पर हमें खट से किया, तो सिद्धांत पूरा दिख गया। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कम से कम मुझे एक बात में इस मणिपुर की दुखद घटनाओं के संदर्भ में मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सुधांशु जी 30 सेकंड। जी बिल्कुल, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। याद करिए, खड़गे जी ने मणिपुर में चुनाव हारने के बाद क्या बोला था? वो छोटा राज्य है, उसकी घटनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सम्मान था इनका मणिपुर के लिए। मगर मैं कम से कम इस नकारात्मक दुखद स्थिति में भी एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम पूरे देश ने मणिपुर के बारे में चिंता की। वो पार्टियां जिनका कोई नेता शायद जिंदगी में मणिपुर नहीं गया होगा, जो दिखाई नहीं सकते कभी मणिपुर, उन्होंने राजनीतिक छोड़िए, कोई उसकी सांस्कृतिक या पर्यटक सामाजिक यात्रा भी नहीं की होगी, उन्होंने किया। यह एक सकारात्मक पक्ष था। मगर इन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण, अभी तौसीफ जी कह रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी जी बोले हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोले हैं? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बिल्कुल, और वो कोर्ट भी चले गए थे। ये कलकत्ता में बोले और बेंगलोर में आके क्या कहा? अरे तृणमूल को साथ में लेना है तो डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये सुर मान्यवर, इसी कारण से ये सुर बदले हैं। ये सुरों को सजाने का काम हो रहा है अविश्वास प्रस्ताव से। क्या यही है पहल विपक्ष की? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में सबसे जरूरी होते हैं नंबर, और नंबर विपक्ष के पास है नहीं, तो फिर लड़ाई किस बात की? और ये 3 दिनों की बहस किस बात की? क्या ये अपने नंबर कितने पानी में है, ये टेस्ट करने का एक नया फॉर्मूला है? क्योंकि अब नंबर बदलेंगे तो 2024 में, आज फिर 2018 के बाद एक बार फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने से किसको क्या हासिल होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज पहला दिन था, कल ये बहस पार्लियामेंट में जारी रहेगी और हम आपके पास लेकर आते रहेंगे सब कुछ। आज बस सवाल पब्लिक का शो में इतना ही, पर जाने से पहले आपको बता दूं, देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट के विजेताओं के नाम। 4 अगस्त के विजेता है राघवेंद्र ठाकुर पश्चिम बंगाल से, महेश कुमार सुजान मेरठ से, सुभाष धवन पंजाब से। 5 अगस्त के विजेता हैं अर्पणा मोदी रतलाम से, नरेंद्र टिकमणी कोलकाता से, आशिमा जुनेजा हरियाणा से। 6 अगस्त के विजेता हैं शिवम श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, करमवीर सैनी हरियाणा से, शुभम अग्रवाल हैदराबाद से। 7 अगस्त के विजेता हैं सूबेदार अशोक कुमार हरियाणा से और चिमन लाल पटेल अहमदाबाद से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।